अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर का स्टार्ट लेते हैं विच इज़ फाइनल अकाउंट्स। इससे पहले हमने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक वगैरह सब कुछ बहुत डिटेल से पढ़ा था। जो फाइनल अकाउंट्स है तो ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। और स्टूडेंट्स ये बात जहन में याद रखना चाहिए कि फ़ाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। उसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, और इसमें बैलेंस शीट ये होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे कि फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड इन ऑर्डर टू। स्टूडेंट्स ये जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं जो कि हमने पढ़ा कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में, यानी जो अकाउंटिंग पीरियड किसी फर्म का होता है या किसी कंपनी का या किसी बिजनेस का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, तो उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने पे फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट्स में जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, ये फॉर द होल पीरियड उसका जितना प्रॉफिट होता है या जितना लॉस होता है वो हमें इंडिकेट करता है कि बिज़नेस ने कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है। उस के एक्सपेंसेस वगैरह, उसके सेल्स, उसकी सारी रेवेन्यू, उसके जितने कॉस्ट होते हैं वो हमें बताता है। और जो बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट हमें उस पार्टिकुलर डेट पे, जिस डेट पे बैलेंस शीट बनाया जाता है, तो उस डेट पे हमें बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है कि बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, बिज़नेस के लाइबिलिटीज़ कितने हैं, एसेट्स कितने हैं, बिज़नेस ने कितना रिसीव करना है, कितना बिज़नेस का पेएबल है, कितना ओनर का कैपिटल है। तो जो बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन है तो वो फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यानी पर्टिकुलर डेट मींस कि जिस डेट पे बैलेंस शीट बनाया जाता है तो उस डेट पे बिज़नेस का वो फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें, हम दो अकाउंट्स बनाते हैं ना, एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स, ओनली नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप बखूबी जानते हैं नॉमिनल अकाउंट्स, जो कि हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में बहुत डिटेल से ये अकाउंट्स पढ़े हैं। नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स। सो जो नॉमिनल अकाउंट्स है, जैसे कि हमारे पास एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, लॉस, गेन्स, ये हमारे पास नॉमिनल अकाउंट्स है। और हमने पढ़ा था कि जब नॉमिनल अकाउंट्स यानी एक्सपेंसेस और लॉसेस हो जाते हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं। अगर आपको पता नहीं स्टूडेंट्स तो जाके क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स वो क्लास देखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो नॉमिनल अकाउंट सिर्फ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो रिकॉर्ड होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो कंबाइनली। हालांकि ट्रेडिंग अकाउंट अलग अकाउंट है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अकाउंट है, लेकिन जब कंबाइनली हम इसको बनाते हैं, या इनकम स्टेटमेंट जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, तो इसको हम फिर कंबाइन बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट्स उसमें रिकॉर्ड होते हैं, उसकी ट्रांजैक्शंस उसमें रिकॉर्ड होते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। द रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स गो टू द बैलेंस शीट। जो रियल अकाउंट्स है, जैसे अकाउंट रिसीवेबल हो गया, सेल अकाउंट हो गया, अकाउंट पेएबल हो गया, या हमने पर्सनल अकाउंट का पढ़ा था कि पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट, या किसी स्पेसिफिक पर्सन का अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। सो दिस अकाउंट्स गो एंड दे आर रिकॉर्डेड इनटू वेयर बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी बारी बारी हम पढ़ते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट है, सो ट्रेडिंग अकाउंट इज द अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड टू डिटरमिन द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द ट्रेडर। ग्रॉस जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ, ट्रेड का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ट्रेड का मतलब है एक चीज़ परचेज करना और उसको फिर बेचना। दिस इज़ ट्रेडिंग ना, परचेज करना, सेल करना, दिस इज़ ट्रेडिंग। इसमें और कोई एक्सपेंसेस वगैरह और कोई जो इससे रिलेटेड, यानी सिर्फ परचेजिंग और सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते। सो ट्रेडिंग अकाउंट जो चीज़ परचेज किया, जो चीज़ सेल किया, बाकी जितने भी एक्सपेंसेस है वो इसके ऊपर हम नहीं डालते।
सो ट्रेडिंग अकाउंट में ये सिर्फ रिकॉर्ड होते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताता क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट स्टूडेंट्स हमें बताता है ग्रॉस प्रॉफिट, ना कि नेट प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ उस चीज़ के परचेज करने पे जो एक्सपेंसेस आते हैं जो डायरेक्टली उससे रिलेटेड हो। मतलब हमने एक पेन परचेज़ किया और इस पेन को परचेज़ करने से जो एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसा कि इस पे ये कवर है, ये डायरेक्टली एक्सपेंसेस है क्योंकि ये इस पे इन्वॉल्व है, या इसको ये कलर जो दिया गया है, या इस पे ये बटन लगा हुआ है, या इसको परचेज़ करने पे जो कॉस्ट आई है, हम इसको परचेज़ करते हैं और फिर इसको अपने वेयर हाउस में लाते हैं। तो दिस इंक्लूड्स इन ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ना कि हमें जिस तरह कि मैंने कहा अभी हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात याद रखें कि जो अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं कि इफ़ द क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में भी स्टूडेंट्स डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होते हैं। अभी हम जाके डिटेल से पढ़ेंगे कि क्रेडिट साइड पे क्या होते हैं और डेबिट साइड पे क्या होते हैं। सो व्हेन अ क्रेडिट साइड इज़ हैवियर, जब क्रेडिट साइड हम सम करें यहाँ पे और डेबिट साइड सम करें, तो जब क्रेडिट साइड हमारे पास ज़्यादा आता हो, यानी ये इसका सम इसके सम से ज़्यादा हो, तो इट डिनोट्स द ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कहाँ पे लिखते हैं? टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसको दोनों को टैली करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। सो जब क्रेडिट साइड मोर, इफ द क्रेडिट साइड इज मोर, so it will indicate the gross profit. If the debit side, the sum of debit side is more, as इससे ज़्यादा हो क्रेडिट साइड से, so it indicates the gross loss. ये तो यहाँ तक की बात थी। इसके बाद चलते हैं क्या कहता है ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम रिकॉर्ड क्या करेंगे। डेबिट साइड जिस तरह के हमने पढ़ा कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है, लेकिन डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जो ऑन द डेबिट साइड, जो डेबिट साइड होता है, ये फॉर एग्जांपल मैं एक रफ सा बनाता हूँ, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो जो डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं, सो द ओपनिंग स्टॉक इफ़ एनी मैंने लिखा है। इफ़ एनी का मतलब ये है अगर कोई बिजनेस कंटिन्यू बिजनेस है, वो चल रहा है, वो प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड में उसके पास कोई स्टॉक रह गया हो जो उस पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक है, जो उस पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो नेक्स्ट पीरियड यानी अभी जो हम पीरियड स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग पीरियड, सो दिस अकाउंट पीरियड का ये ओपनिंग स्टॉक होगा। सो अगर हो, लेकिन इफ़ एनी मैंने इसलिए लिखा है कि जब न्यू बिजनेस स्टार्ट होता है तो न्यू बिजनेस में तो कोई क्लोजिंग स्टॉक प्रीवियस पीरियड से होता नहीं जो इस स्टार्ट पीरियड का अभी ओपनिंग स्टॉक बन जाए। तो इसलिए इफ़ एनी मैंने लिखा है। अगर न्यू बिजनेस है तो न्यू बिजनेस के उस न्यू बिजनेस में तो ओपनिंग स्टॉक होता ही नहीं। जिस तरह मैंने पढ़ा कि ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक हो, वो इस अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग स्टॉक होगा। लेकिन न्यू बिजनेस में बिल्कुल ओपनिंग स्टॉक नहीं होता। ये हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, नेट परचेजेस। नेट परचेजेस मैंने लिखा है, मैंने परचेजेस सिर्फ नहीं लिखा, मैंने नेट परचेजेस लिखा है। स्टूडेंट्स नेट परचेजेस को ज़रा समझे। नेट परचेजेस क्या है कि परचेज माइनस जो रिटर्न हमें वापस, जो हम परचेज करें और परचेज करने पे उस पे उसका कुछ हिस्सा या तो वो ख़राब हो या उसमें कुछ मसला हो या हमारे ऑर्डर से वो डिफरेंट हो, तो परचेज रिटर्न भी हम उसको कहते हैं, परचेज रिटर्न, और उसको हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड की क्यों कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड इसलिए कहते हैं कि वो हम वापस बाहर बेचते हैं ना, जो हमारा सप्लायर है तो सप्लायर को वापस देते हैं। सो रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न उसको हम कहते हैं। परचेज से ये माइनस करें। हाँ, एक और केस भी है, अगर हमें परचेज पे कोई डिस्काउंट मिल जाए तो वो डिस्काउंट भी अगर हम इस परचेज से माइनस करते हैं। अगर डिस्काउंट ना मिला हो, अगर सिर्फ परचेज रिटर्न, अगर सिर्फ परचेज रिटर्न भी नहीं है, सिर्फ परचेज है, तो फिर हमारा फिर नेट परचेजेस बन जाता है। तो उम्मीद है आपको नेट परचेजेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। स्टूडेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में हम नेक्स्ट पेज पे हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन थोड़ा इतना से समझिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये है
कि वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ना कि सिर्फ उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो। जैसा कि स्टूडेंट्स, ये पेन है मेरे हाथ में, ये पेन तो बना है, इसमें इंक भी है, इसमें ये एक बटन भी है, इसमें एक ये इनका एक टापा भी है, इनमें ये जितना भी काम हुआ है इसमें, ये तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये तो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस पेन के। इस पेन से तो हम सिर्फ लिखने का काम लेते हैं, लेकिन लिखने का काम तो सिर्फ इनके अलावा तो नहीं हो सकता, तो ये भी इन्वॉल्व है। तो ये तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस पेन के मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कौन सा है जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल, इसको कौन बनाएगा भी ना, इसको एक लेबर बनाएगा, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व है इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। कोई मशीनरी भी होगी, कोई इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह भी कंज्यूम होगा, वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। इस तरह जो एक्सपेंसेस भी इस पेन के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। सिर्फ इतना समझे, आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर हम क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड करते हैं। क्रेडिट साइड पे नेट सेल्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड। नेट सेल्स, यहाँ पे भी मैंने नेट सेल्स लिखा है, सिर्फ सेल्स नहीं लिखा। तो नेट सेल्स अभी क्या होता है, नेट सेल्स भी सेम कॉन्सेप्ट है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न भी हम कहते हैं, या इसको हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। अगर हम कोई सेल करे, किसी को कोई चीज़ बेच दे और उसमें कुछ मसला हो, वो उसका कुछ पोर्शन हमें वापस करे, तो रिटर्न इनवर्ड हो गया ना, वो वापस हमारे पास आया। सो सेल से ये माइनस करे। इस तरह अगर कोई डिस्काउंट हम दे दें, कोई डिस्काउंट, सो उससे वो डिस्काउंट माइनस करे, सो दिस इज कॉल्ड नेट सेल्स। हम नेट सेल्स क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास होता है वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के। ये मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट आइटम्स यहाँ पे कहता है, जिस तरह कि मैंने कहा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो फॉलोइंग आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिस तरह कि मैंने लिखा, मे बी रिकॉर्डेड एज पार्ट ऑफ द परचेजिंग ऑफ गुड्स। जो कि अब से थोड़ी देर पहले मैंने जो बात कही कि इसके परचेजिंग पे, इसको बनाने पे जो भी एक्सपेंस आता है, तो देट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेज टू द प्लेस ऑफ ट्रेडर। जिस तरह के द एक्सपेंसेस इंक्लूड इन ब्रिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ द ट्रेडर। स्टूडेंट्स, अभी फॉलोइंग आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेजेस, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वेजेस किस तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इट सिग्निफाइज आर्ली, डेली और पीस वर्क रिम्यूनरेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व। जिस तरह के मैंने लेबर की बात कही कि जो लेबर इसको बनाएगा, इस पेन को या कोई और प्रोडक्ट हो, तो उसको बनाने में डायरेक्टली जो लेबर इन्वॉल्व हो और उसको जो हम वेजेस देते हैं, सो देट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, कैरिज इनवर्ड की बात अगर कहें, सो व्हाट आर कैरिज इनवर्ड, ये कुछ टर्म्स है, इस पेज पे मैंने लिखे हैं, जिस पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं समझते और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इनमें समझने में बहुत मसला होता है स्टूडेंट्स में। सो कैरिज इनवर्ड मीन्स द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू ब्रिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ ट्रेडर। एक ट्रेडर है, उसने कहीं मंडी में या कहीं होलसेल मार्केट में कोई रॉ मटेरियल्स परचेज की, जो कि वो फर्दर प्रोसेस करेगा और उससे फिनिश गुड्स में वो कन्वर्ट करेगा। या तो ये है, या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बिजनेस नहीं है, ट्रेड वाला है। तो वो जो ट्रेड वाला, तो आपको पता है कि ट्रेड वाला ये एक मार्केट से परचेज करके और दूसरे मार्केट में वो सेल आउट करता है और उस पर कुछ मार्कअप लगाता है। सो ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस ये होता है। सो ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस यहाँ से परचेज किया और इस पे जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया यहाँ से, या कोई मज़दूर है उसको कुछ पैसे दिए कि भाई आप ये यहाँ से शिफ्ट करें और फलां जगह पे, तो ये कॉस्ट ये आता है। दिस इज़ कॉल्ड कैरिज इनवर्ड। ये बेसिकली अगर हम देखें तो अक्सर जो रॉ मटेरियल्स होता है वो हम गोदाम में शिफ्ट करते हैं, या ट्रेडर होता है वो एक मार्केट से एक चीज़ परचेज करके दूसरी मार्केट में जब शिफ्ट करते हैं, तो दूसरी मार्केट में तो वो मुश्किल है कि वो डायरेक्टली शिफ्ट करे, वो पहले वो उसको अपने गोदाम में शिफ्ट करे। गोडाउन मैंने लिखा है उसमें शिफ्ट करता है
तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड कैरिज इनवर्ड। अच्छा, अभी कार्टेज अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें भी समझने में बहुत मुश्किल होता है कि कार्टेज, व्हाट इज कार्टेज? सो कार्टेज इज अ ट्रांसपोर्टेशन प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स मूविंग सर्टेन कार्गो विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस। स्टूडेंट्स, अगर इस मैं एक एग्जांपल से इसका एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ, कुछ बिजनेसेस इस तरह होते हैं कि वो एक छत के नीचे उनका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होता। एक जगह पे कोई चीज़ को किसी किसी हद तक प्रोसेस करता है, फॉर एग्जांपल 20% तक यहाँ पे प्रोसेस हुआ, फिर ये यहाँ से शिफ्ट होके 30% किसी और जगह पे प्रोसेस होता है, फिर कहीं और जगह पे प्रोसेस होता है। तो इस तरह अगर आप बड़े बड़े कारखाने में जाके एक कारखाने में, मतलब एक बिल्डिंग में पूरा काम मुकम्मल नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जांपल अगर हम माचिस की फैक्ट्री को देखें तो माचिस की फैक्ट्री में एक जगह पे लकड़ी को जो है ना वो काटा जाता है, दूसरी जगह पे उसको कोई और तरीके से प्रोसेस किया जाता है, इस तरह कोई और तरीके से। इस तरह अगर हम बेवरेजेस देखें, पेप्सी, कोक, तो वो एक उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक बिल्डिंग के नीचे नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ उसकी जो प्रोसेस होती है उसको बनाया जाता है, फिर यहाँ से शिफ्ट करके करीब ही एक और बिल्डिंग होता है जहाँ पे वो अगर हम उसको गोदाम या वेयर हाउस का लफ्ज़ दे दें कि फिर वहाँ पे उसको स्टोर किया जाता है, और फिर वहाँ से जो इनके बड़े बड़े स्टोर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर्स है, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। फिर वहाँ से होलसेलर्स या जो उसको हम रिटेलर कहते हैं उनको सेल आउट किए जाते हैं। तो ये जो पूरा सर्कल है, इनको शिफ्ट करने, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने, ये हम सारा उस पर ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी ये मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है, ये हम मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा समझते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड कार्टेज। अभी फ्रीट की अगर हम बात करें तो फ्रीट में क्या कहता है? फ्रीट में कहता है फ्रीट एक्सपेंस रेफर्स टू द प्राइस दैट इज चार्ज बाय द कैरियर फॉर सेंडिंग द कार्गो फ्रॉम द सोर्स लोकेशन टू डेस्टिनेशन लोकेशन। स्टूडेंट्स, अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो बिज़नेसेस होते हैं, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या लोकल बिज़नेस यानी लोकल एरिया पे जो हम बिज़नेस करते हैं, तो अक्सर जो सप्लायर होता है वो आप उसको ऑर्डर देते हैं और वो आपके वेयर हाउस या आपके शॉप तक जहाँ से आप ऑर्डर देते हैं वहाँ तक वो जो आपके वो गुड्स है जो आपने परचेज़ किए, जो आपने ऑर्डर दिए, तो वहाँ पे शिफ्ट करने का जो एक्सपेंस आता है, जो कॉस्ट आता है, यानी वो थ्रू ट्रक्स, थ्रू ट्रेन, थ्रू शिप, वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं ना। अगर जिस तरह मैंने इंपोर्ट की बात कही, अगर हम चाइना से इंपोर्ट करें तो वो लोग, ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें जहाँ से अगर हम ऑर्डर देते तो वहाँ पे पहुँचा देते हैं, ये तो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसको कंसिडर करते हैं, यानी उसमें हम उसमें काउंट करते हैं। बट जनरली जो फ्रीट है वो शिप्स, थ्रू शिप्स जो हम लाते हैं या हम बेचते हैं। सो जनरली मतलब इसमें एयरप्लेन, ट्रेन सब कुछ इन्वॉल्व है, लेकिन जनरली ये शिप के ज़रिए जब हम करते हैं तो उसको हम फ्रीट कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, ड्यूटीज़ का अगर हम कहें, स्टूडेंट्स अगर हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो लाजमी बात है कि उस पर कस्टम ड्यूटी आती है, या एक्सपोर्ट करते हैं कस्टम ड्यूटी आती है, एक्साइज ड्यूटी आती है। या एक्साइज ड्यूटी की अगर हम बात कहें तो ये तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। एक्साइज ड्यूटी बेसिकली वो होती है जो गवर्नमेंट किसी चीज़ को कम, उसकी इस्तेमाल को कम करना चाहती है कि अवाम इसको कम करे, जिस तरह सिगरेट्स, वाइन या कोई और प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स, उसको या कोई और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हो जिसका गवर्नमेंट चाहती है कि इसका कंजम्पशन, इसकी यूटिलाइजेशन कम हो जाए, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। इस तरह इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो जितनी भी ड्यूटीज़ होती है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। देट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। इस तरह अगर इसके अलावा अगर हम देखें स्टोर कंज्यूम्ड, दिस डिनोट्स लुब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस और मैन्युफैक्चरिंग कॉटन एटसेट्रा रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द मशीनरी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। जब हम किसी मशीनरी को चलाते हैं ना, किस पर्पज़ के लिए चलाते हैं? उसको मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए चलाते हैं ना। जिस तरह की मैंने बात कही स्टार्ट में कि जो मशीनरी हम यूज़ करते हैं तो उसको
मशीनरी को हम मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए चलाते हैं, लेकिन उस पर्पस को मैन्युफैक्चरिंग पर्पस को चलाने के लिए मशीनरी पे जो हम जो मोबाइल ऑयल जो इसको हम कहते हैं, या ग्रीस वगैरह, उसको हम जब यूज़ करते हैं, सो दैट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बिकॉज दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मोटिंग पावर, अगर हम मोटिंग पावर की बात करें, सो इट इंक्लूड्स कोल, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। ये भी वो इलेक्ट्रिसिटी ना कि पूरी इंडस्ट्री में यानी पूरी फैक्ट्री में जो यूज़ होती है जो इलेक्ट्रिसिटी या गैस वगैरह, ना सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी गैस वगैरह यूज़ होता है, तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। अभी तो हमने इस सब की बात कही, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, दिस इज़ अ फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने पूरी डिटेल से ये बात कही कि यहाँ पे सेल्स, मैंने सेल्स लिखा है, नेट सेल्स, इसके बाद यहाँ पे नेट सेल्स आता है जो कि मैंने नहीं लिखा, लेकिन जब ये माइनस हो जाए तो लाजमी बात है नेट सेल्स। सो ये फॉर्मेट है ट्रेडिंग अकाउंट का। इस पे स्टूडेंट्स अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं। कहता है कि ascertain the gross profit from the following figures। अभी स्टूडेंट्स इसमें हम देखेंगे भी कि कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अगर हम देखें ओपनिंग स्टॉक, ये हमने कहा कि ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड पे। सो टू ओपनिंग स्टॉक 2080। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ पे आएगा परचेजेस। ओपनिंग स्टॉक के बाद डायरेक्ट परचेजेस आएगा, टू परचेजेस 8530। इसके बाद कैरिज ऑन परचेजेस। कैरिज ऑन परचेज, स्टूडेंट्स ये बात जहन में याद रखें, जहाँ पे कैरिज इनवर्ड आया हो या कैरिज ऑन परचेजेस आया हो या सिर्फ कैरिज आया हो, इस कैरिज के साथ कोई और लफ्ज़ नहीं हो कि कैरिज आउटवर्ड या कैरिज इनवर्ड, सो दिट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम कैरिज ऑन सेल्स या कैरिज आउटवर्ड लिखा होगा, सो दिस विल रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन ये बात जहन में याद रखिए, ये वन पेपर एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि कैरिज इनवर्ड इज द पार्ट ऑफ विच अकाउंट, सो दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, या कैरिज ऑन परचेजेस, या अगर सिर्फ कैरिज लिखा हो उसके साथ कोई और वर्ड नहीं लिखा हो, तो उसको हम कैरिज ऑन परचेजेस और कैरिज इनवर्ड हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, सो ये तो इस अकाउंट का हिस्सा नहीं है, कैरिज ऑन सेल्स। रेंट ऑफ ऑफिस, रेंट ऑफ ऑफिस भी इस अकाउंट का बिल्कुल हिस्सा नहीं है, क्योंकि रेंट ऑफ ऑफिस का हम क्या करते हैं, हम तो सिर्फ उस रेंट को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए जो रेंट दिया जाता है। अच्छा, ये स्टार्ट होता है बाय सेल्स, तो सेल्स हमारे पास 14,000, ये हमारे पास सेल है। अगर हम देखें तो सेल रिटर्न यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ये रिकॉर्ड करेंगे, तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक बचा है, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक विच इज़ 1870। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था ट्रेडिंग अकाउंट पे आपको समझाने के लिए। तो इसको अब हम टोटल करेंगे, 15,870, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 15,870। दिस इज़ 2080 प्लस 8530 minus 15,870। दिस बिकम्स, मैं मार्कर से ठीक है इसे लिखता हूँ, 52,602 ग्रॉस प्रॉफिट। जिस तरह के मैंने पहले कहा थोड़ी देर पहले कि इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कंसिडर करेंगे, बिकॉज दिस इज द क्रेडिट साइड इज मोर। अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट जाके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम स्टार्ट करते हैं, तो वो हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से स्टार्ट करते हैं। सो ग्रॉस प्रॉफिट अभी यहाँ से जाके सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे इसकी एंट्री होगी। ये तो इसकी बात थी। स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू होती है, और जिस तरह के मैंने कहा कि
ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ से शुरू होती है? ग्रॉस प्रॉफिट से और ग्रॉस लॉस से ये शुरू होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्टेड विद द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, जिस तरह रेंट ऑफ द ऑफिस या कोई और सैलरीज या यूटिलिटी बिल्स या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये सारे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और इनकम एंड गेन्स, जो इनकम हमें मिले, किस तरह इनकम मिले, यानी एक तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, इसके अलावा इंटरेस्ट मिला हमें, डिविडेंड हमने रिसीव किया, तो ये सारे हम रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एट द एंड द नेट प्रॉफिट इज एडेड टू ऑनर्स कैपिटल। स्टूडेंट्स, जिस तरह के मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारे पास एंड होता है तो वो उसकी फिनिश होती है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट पे या ग्रॉस लॉस पे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिनिश हमारे पास होती है नेट प्रॉफिट पे या नेट लॉस पे। और उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की ट्रीटमेंट हम करते हैं कैपिटल के साथ, जो ओनर का कैपिटल है। अगर लॉस हो, नेट लॉस, तो लाजमी बात है कि लॉस से ओनर का कैपिटल डिस्टर्ब होगा, इफेक्ट होगा, तो उससे माइनस होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो उसको हम ऐड करेंगे उसके कैपिटल में। बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट इज़ द लास्ट स्टेटमेंट के, जिस तरह कि हमने पढ़ा कि इट डिनोट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द पर्टिकुलर डेट। सो बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करते हैं लाइबिलिटीज़ और एसेट। इसका फॉर्मेट होता है एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। हॉरिजेंटल के में हम जो राइट साइड है, ये जहन में याद रखें स्टूडेंट्स, ये वन पेपर एमसीक्यूज़ में ये अक्सर पूछे जाते हैं कि राइट साइड पे जो हम लिखते हैं बैलेंस शीट में, तो वो हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं और लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं। इस तरह अगर हम वर्टिकल फॉर्मेट लिखें बैलेंस शीट का, तो सबसे ऊपर एसेट रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद लाइबिलिटीज़, लेकिन फिक्स्ड एसेट सबसे पहले करंट एसेट, फिर फिक्स्ड एसेट, इस तरह करंट लाइबिलिटीज़, फिर फिक्स्ड लाइबिलिटीज़। इस तरह सेम सिचुएशन दोनों में है। यहाँ पे भी सबसे पहले अगर हम देखें तो जो मोस्ट लिक्विड एसेट्स होते हैं, यानी कैश इन हैंड हमारे पास सबसे मोस्ट लिक्विड एसेट है, सबसे पहले वो रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद उस जो लिक्विड एसेट्स है, जिस तरह अकाउंट रिसीवेबल हो गया, स्टॉक हो गया, या कैश एट बैंक हो गया, वो रिकॉर्ड करते हैं। फिर उसके बाद जो फिक्स्ड एसेट हमारे पास होते हैं जो एक साल में रिकवर नहीं होते। मैंने स्टार्ट क्लासेस में फिक्स्ड और करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में पूरी डिटेल से एक वीडियो बनाई थी। सो इस तरह लाइबिलिटीज़ भी है, सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़ रिकॉर्ड होती है, उसके बाद फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, और उसके बाद ओनर कैपिटल। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट था। आगे जाके हम आने वाली क्लासेस में डिटेल के साथ फाइनल अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और पूरी डिटेल के साथ सबसे पहले सादा न्यूमेरिकल्स, फिर एडजस्टिंग इंटू के न्यूमेरिकल्स जिसमें एडजस्टेड एंट्रीज भी हो। तो एडजस्टेड एंट्रीज तो हमने पढ़े भी थे, उसकी जनरल एंट्रीज वगैरह, लेकिन अभी उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना अभी ये पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। स्टूडेंट्स, कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।